बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। बंगाल में हमने देखा कि कैसे देश भर से चुन चुन कर नेता वहां पहुंचे और चुनाव प्रबंधन संभाला। 8 सितंबर को बीजेपी ने यूपी में भी ऐसी ही नियुक्तियां की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी, विवेक ठाकुर और शोभा करंदलाजे को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में संगठन के पुर्जे टाइट करने के लिए 6 अलग अलग प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। तो प्रश्न प्रदेश में आज सवाल यही है कि क्या इन घोषणाओं से, इन बदलावों से पार्टी को, बीजेपी को यूपी में फायदा मिलेगा? नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश पर बेस्ड हमारा खास बुलेटिन प्रश्न प्रदेश। सबसे पहले दिन की सुर्खियां जान लेते हैं। आज की पहली सुर्खी राजधानी लखनऊ में लगने वाली धारा 144 से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि धार्मिक त्योहार, कोरोना महामारी और किसान संगठनों की ओर से प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। विधानसभा भवन के 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी लाने पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सितंबर से अक्टूबर माह में होने वाले त्योहार और किसान आंदोलनों के दौरान राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अक्टूबर तक धारा 144 लगाई जा रही है। आपको बता दें कि 10 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही हैं और ऐसी चर्चा है कि शासन प्रशासन ने इस वजह से भी धारा 144 लगाई है। दूसरी सुर्खी सीतापुर से बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी के एक वायरल वीडियो को लेकर बनी है। इस वीडियो में जो दिख रहा है उसके मुताबिक फोन पर किसी से बात करते विधायक शशांक त्रिवेदी एसडीएम को जूतों से मारने की बात कहते दिख रहे हैं। पूरा मामला सीतापुर के महोली तहसील के पकरिया पांडे गांव में एक अवैध अतिक्रमण हटाने की घटना से जुड़ा है। इस गांव की एक सरकारी जमीन पर किसी व्यक्ति ने अवैध अतिक्रमण कर मकान बना लिया था। लेखपाल के अल्टीमेटम के बाद भी जब जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं हुई तो कार्रवाई हुई। इसके बाद बीजेपी विधायक वहां पहुंच गए और पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। बताया जा रहा है कि उनका वायरल वीडियो इसी दौरान का है। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने चुप्पी साध ली है। खैर, विधायक जी बोलेंगे भी तो यही बोलेंगे कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे से बनी है। बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। ऐसी खबर है कि बेबी रानी मौर्य यूपी की राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं। अटकलें ये भी हैं कि वो यूपी से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। बेबी रानी मौर्य आगरा की रहने वाली हैं और दलित समाज से हैं, इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटरों को गोलबंद करने के काम में लगा सकती है। तो ये सुर्खियां खत्म, अब बात करते हैं बड़ी खबर की। सितंबर का महीना है, रह रहकर हो रही बारिश मौसम से गर्मी गायब कर रही है और सर्दी की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन यूपी में उल्टा हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव ने यूपी में गर्मी बढ़ा रखी है। सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं और चुनाव में जोर लगाने की बात हो तो बीजेपी की मशीनरी से सब वाकिफ हैं। तो पार्टी ने 8 सितंबर को 2 पर्चे जारी किए, नियुक्तियों के पर्चे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हीं नामों पर चर्चा कर लेते हैं, आपको इनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहला नाम है धर्मेंद्र प्रधान। मोदी कैबिनेट में फिलहाल 2 बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं। ओबीसी समुदाय से आते हैं, रहने वाले उड़ीसा के हैं, कॉलेज टाइम से ही राजनीति में एक्टिव रहे हैं, तभी एबीवीपी के सदस्य बने। फिर साल 1985 में तलचर कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार 2012 में बिहार से राज्यसभा सांसद चुने गए। साल 2004 से लेकर 2009 तक लोकसभा में भी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। उड़ीसा विधानसभा में 2000 से लेकर 2004 तक विधायक भी रहे। फिलहाल मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। इस जानकारी के साथ आपको ये बताना भी जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य में प्रभारी रहते हुए ओबीसी के बड़े तबके को पार्टी से जोड़ने का काम किया और यूपी में ओबीसी वोटर वैसे भी बीजेपी के खास फोकस पे रहे हैं। दूसरा नाम है अनुराग ठाकुर। हिमाचल के रहने वाले अनुराग ठाकुर को राजनीति विरासत में मिली पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से। वो मोदी सरकार के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं। फिलहाल हिमाचल की हमीरपुर सीट से सांसद हैं। अनुराग को पिछले दिनों हरियाणा में बीजेपी सरकार बनवाने का क्रेडिट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय चुनाव में भी अनुराग ने पार्टी को अच्छी जीत दिलवाई। यूपी में इनकी तैनाती पर कहा जा रहा है कि इससे राजपूत समुदाय सधेगा।
इस लिस्ट में तीसरा नाम है अर्जुन राम मेघवाल का। सरकारी बाबू से राजनेता बने अर्जुन राम मेघवाल का संबंध राजस्थान के बीकानेर से है। मेघवाल राजनीति में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस से वीआरएस लेकर आए थे। साल 2009 में बीकानेर लोकसभा सीट से पहली बार वे बीजेपी की टिकट पर सांसद चुने गए। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव भी वो यहीं से जीते। सांसद रहते हुए वो साइकिल से संसद पहुंचते थे। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने बीकानेर में रॉबर्ट वाड्रा के कथित अवैध भूमि सौदे को उजागर किया था। चौथा नाम है झारखंड के कोडरमा से लोकसभा सांसद और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का। सांसद और मंत्री होने के साथ साथ अन्नपूर्णा देवी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले वो राजद में थीं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें पहले झारखंड प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा का सह प्रभारी भी बनाया गया। 51 वर्ष की हो चुकी अन्नपूर्णा देवी को एक समय में लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता था। अन्नपूर्णा देवी को चुनाव में सह प्रभारी बनाकर बीजेपी यादव समुदाय को एक मैसेज भी देना चाहती है। पांचवा नाम है कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का। शोभा कर्नाटक बीजेपी की प्रमुख राजनेताओं में से एक हैं। शोभा बहुत कम उम्र में आरएसएस में शामिल हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने आरएसएस को ही अपना जीवन दे दिया और कभी शादी नहीं की। उन्होंने 1994 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उडुपी चिकमंगलूर से बीजेपी सांसद शोभा लंबे समय से गौ तस्करी और लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर मुखर रही हैं। इसके अलावा हाल ही में सीए एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के समय भी वो काफ़ी सक्रिय रहीं। उन्होंने इस दौरान अपने ट्विटर अकाउंट से ऐसे कई ट्वीट किए जिन पर अच्छा खासा विवाद भी हुआ। हालांकि मंत्री के रूप में कामकाज शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपनी पूरी ट्विटर टाइमलाइन की सफाई कर डाली थी। देखिए अब यूपी में क्या सफाई करती हैं। अगला नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी ने विवेक ठाकुर को अपने भूमिहार मतदाताओं को साधने का जिम्मा दिया है। यूपी में भूमिहार समुदाय भले ही 2% हो, लेकिन वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर में इस समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। वैसे तो विवेक ठाकुर इस समुदाय के कोई बड़े नेता या अगुवा नहीं है, लेकिन पार्टी के पास अभी इस समुदाय का कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है। भूमिहार बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं, लेकिन पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही। विवेक ठाकुर फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस लिस्ट में छठा नाम है राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का। लंबे समय से कहा जा रहा है कि राज्य के ब्राह्मण मतदाता पार्टी से नाराज हैं, लिहाजा इस नाराजगी को दूर करने की जिम्मेदारी अब सरोज पांडे के कंधों पर होगी। सरोज पांडे बीजेपी की तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं और छत्तीसगढ़ से आती हैं। 2014 के मोदी लहर में वो चुनाव हार गई थी। दुर्ग छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एकमात्र सीट थी जिस पर पार्टी की हार हुई थी। इस हार के बाद कहा गया था कि इनका करियर खत्म, लेकिन पार्टी की समीक्षा में सामने आया कि आपसी गुटबाजी की वजह से वो हारी थी। इसके बाद सरोज पांडे को भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। बाद में महाराष्ट्र का प्रभार मिला, फिर उन्हें राज्यसभा भेजा गया। हालांकि जेपी नड्डा की कार्यकारिणी में उन्हें जगह नहीं मिली थी, लेकिन अब यूपी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लिस्ट में आखिरी नाम है हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का। किसान आंदोलन के कारण पश्चिम यूपी में बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा रहा है। 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी में आया जाट समुदाय किसान आंदोलन के कारण उससे दूर जाता दिख रहा है। जानकारों की माने तो इसी बिगड़ते समीकरण को संभालने के लिए हरियाणा के पूर्व मंत्री और जाट समाज से आने वाले कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक हरियाणा के से सटे हुए पश्चिमी यूपी में कैप्टन अभिमन्यु की रिश्तेदारी भी है। ऐसे में बीजेपी अब उनके जरिए जाटों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेगी। ये तो हुई उन नामों की चर्चा जिन्हें पार्टी ने चुनाव में प्रभारी और सह प्रभारी बनाया है। इनके अलावा बीजेपी के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिम्मा करनाल से लोकसभा सांसद संजय भाटिया को दिया गया है। बिहार के दीघा से पार्टी के विधायक संजीव चौरसिया ब्रज क्षेत्र के प्रभारी होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री वाई सत्या कुमार के हवाले अब अवध क्षेत्र होगा। वहीं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता, गोरखपुर क्षेत्र पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन और काशी क्षेत्र का जिम्मा यूपी के सह प्रभारी सुनील ओझा के हाथों में होगा। खैर, अंत में अब उस सवाल पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इस फेरबदल के पीछे पार्टी की क्या सोच है और इसका चुनाव पर कितना असर होगा। तो इन सवालों के साथ हम इंडिया टुडे ग्रुप के डिप्टी एडिटर और सालों से बीजेपी कवर कर रहे सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु मिश्रा के पास पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या बताया। दो चीज
बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि चुनाव में एक्सपीरियंस लोग भी हों, जिनको चुनाव लड़ने का और लड़वाने का अनुभव हो, उनको लाया गया है। और मैं यूपी के बिहाफ पे आपको एक चीज समझा देता हूं जो बीजेपी ने घोषणा की है। इससे पहले अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज रहे हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह। उनके नेतृत्व में जो है बीजेपी ने प्रभारी के तौर पर 2014 के लोकसभा के अंदर जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया था, 71 सीटें जीती थी, और फिर 2017 के अंदर 312 सीटें हासिल की थी विधानसभा में, जो बहुत ही अभूतपूर्व कहें कि प्रदर्शन था। और पिछले कई दशकों में इस तरीके का प्रदर्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया था। बहुमत का आंकड़ा जरूर छुआ गया, लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन किसी पार्टी के द्वारा नहीं हुआ था कई दशकों के अंदर। उसके बाद जेपी नड्डा को जो है वो इंचार्ज बनाया गया था लोकसभा के अंदर, चुनावी प्रभारी थे वो, और बीजेपी ने वहां पे भी जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया और 62 सीटें जीती थी। लेकिन अब प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान दो बीजेपी के अध्यक्षों के साथ जो है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में काम कर चुके हैं, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ। 2014 में सरकार बनती है, वो मंत्री बन जाते हैं। उन्होंने उत्तराखंड, कर्नाटक और बिहार में चुनाव प्रभारी और प्रभारी के तौर पर काम किया है। जब वो मंत्री बने उसके बाद भी उन्होंने कई राज्यों में प्रभारी की भूमिका में काम किया। 2015 में वो अनंत कुमार के साथ बिहार में सह प्रभारी थे, भूपेंद्र यादव भी उसमें सह प्रभारी थे। लेकिन बहुत ही क्रूशियल चीजों को समझने वाले आदमी है, संगठन को बहुत नीचे से समझते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बंगाल में बीजेपी हार गई, लेकिन एक ऐसी सीट जिसने बीजेपी की हार को जीत में तब्दील करने और खुशी का मौका दिया था, तो वो था ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव हारना। उस सीट की अगर किसी एक व्यक्ति को शुभेंदु अधिकारी के बाद श्रेय जाना चाहिए तो वो धर्मेंद्र प्रधान है, क्योंकि वो सीट के इंचार्ज थे और लगातार वो वहां पे रहे जब तक चुनाव चलता रहा। और उसी का रिवॉर्ड जो है धर्मेंद्र प्रधान को मिला है उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाकर। ये बात धर्मेंद्र प्रधान की हो गई। अनुराग ठाकुर, आपने कहा कि जातियों को साधने की कोशिश है। जी हाँ, अनुराग ठाकुर राजपूत रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि वहां अर्जुन मेघवाल हैं, वो एससी हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। सरोज पांडे को बनाया गया है, पार्टी की पूर्व महासचिव भी हैं, महिला मोर्चे की अध्यक्ष रह चुकी हैं, ब्राह्मण हैं, उनको लाया गया है। आप उसके अलावा विवेक ठाकुर जो है वो बुमियार कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, युवा हैं और युवा मोर्चा में काफी लंबे समय का अनुभव है उनके पास, बिहार की राजनीति का अनुभव है, वर्तमान में राज्यसभा में है। आप उसके अलावा जो भी प्रभारी है, अन्नपूर्णा देवी है, अन्नपूर्णा देवी 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी में आई थी, सांसद बनी, उनको पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया। यादव कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करती है। कैप्टन अभिमन्यु जाट है और कैप्टन अभिमन्यु को अभी तक हरियाणा में जब से वो चुनाव हारे कोई पार्टी ने जिम्मेदारी बड़ी नहीं दी थी। हरियाणा की राजनीति में भी, वो संगठन में भी उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि जाट आंदोलन चल रहा है। ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु जाटों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अगर आप देखें तो वहां जाट आंदोलन है, और यूपी में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु को वहां सह प्रभारी बनाया गया। शोभा करदराजे ओबीसी हैं, बढ़िया महिला नेता है, बहुत अच्छी वक्ता है, और उनको भी यहाँ पे प्रभारी बनाया गया। अब आप क्षेत्रीय प्रभारी में देखिए, संजय भाटिया जो है वो करनाल से सांसद हैं, पंजाबी कम्युनिटी को है, उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। आप देखिए कि ब्रज क्षेत्र की जो जिम्मेदारी है वो संजीव चौरसिया सह प्रभारी हैं, बिहार से आते हैं, विधायक हैं, लंबा अनुभव है उनके पास राजनीति का, उनके परिवार की, उनको बनाया गया है। सत्या, वो भी सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश में और आंध्रा से आते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, बहुत लंबे, उनको संगठन की बहुत जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि वो वेंकैया नायडू के साथ उनका राजनीतिक अनुभव बहुत है पार्टी के अंदर। आप देखिए सुधीर गुप्ता है, मध्य प्रदेश से हैं,
को ट्रेजरर हैं, बढ़िया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अरविंद मेनन ने पूरे पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय के साथ मिलकर पार्टी को खड़ा करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। अरविंद मेनन मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो संगठन मंत्री रहे हुए हैं, वर्तमान में वो पार्टी के अंदर राष्ट्रीय सचिव है। अब उनको जिम्मेदारी दी गई है गोरखपुर क्षेत्र की। आप काशी क्षेत्र की जो जिम्मेदारी है वो सुनील ओझा को है। सुनील ओझा 2014 से पूरे काशी क्षेत्र को देख रहे हैं, सहप्रभारी की भूमिका में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कहें कि पर्दे के पीछे से काम करने वाले व्यक्ति हैं। गुजरात से आते हैं, गुजरात में वो विधायक रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के जो बहुत कह सकते हैं कि क्लोजेस्ट लोग हैं, जो वाराणसी के लिए प्राइम मिनिस्टर को के लिए काम करते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी और आसपास के इलाकों में संगठन के लिए, सुनील ओझा उनमें से एक है और वो गुजरात से ही आते हैं। आप अगर देखेंगे तो एक एक चीज जो नियुक्ति हुई है वो हर समीकरण को ध्यान में रख। तो कुल मिलाकर सत्ताधारी बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बाकी पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं, जोर शोर से जुटी हैं। हम यूपी में हो रही हर ऐसी हलचल के बारे में आपको यूं ही बताते रहेंगे। खैर, आपका बीजेपी की नियुक्तियों पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अपने सुझाव और अपनी शिकायतें हमें बताएं, जिन्हें हमें प्रश्न प्रदेश में, जिन मुद्दों को हमें प्रश्न प्रदेश में उठाना चाहिए। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं क्या हाल है यूपी। आपको पता ही है कि हमारी एक टीम यूपी यात्रा पर है। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी 9 सितंबर को बुलंदशहर में होंगे। आप वहां उनसे मिल सकते हैं और इसके लिए अपना नाम, पता, नंबर lt.chunav@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आइए आपको अब इस टीम द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट का छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। हम लोग जब इलेक्शन के लिए निकल रहे थे तो मेरी पत्नी की पहली और आखिरी हिदायत ये थी, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। उमस का मौसम है, डिहाइड्रेशन ना हो, इसके लिए वाटर बेस्ड जो फ्रूट्स हैं वो खाते रहना, खीरा ककड़ी खाते रहना और पानी खूब पीते रहना। हम इस वक्त खीरे के खेत में हैं, लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक खेत है। इसको साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में कहें तो पॉली हाउस कहते हैं। ये देखिए पॉली हाउस है, पूरी इजराइल की टेक्नोलॉजी है। इजराइल का खीरे का बीज है और पॉपुलर लैंग्वेज में से चाइनीज़ खीरा कह दिया जाता है। सीड बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, मुलायम सा होता है। हम लोग चुनावी यात्रा के सिलसिले में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। कई बार आपको हुनर की चीज़ें दिखाते हैं, चीज़ें बनते हुए। किसानों से बात करते हैं, नौजवानों से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स से बात करते हैं। आज हम गढ़मुक्तेश्वर इलाके में हैं, जो कि हापुड़ ज़िले में लगता है, गाज़ियाबाद से, मेरठ से सटा हुआ ये ज़िला है। और यहाँ पर हमको ये पॉली हाउस दिखा जिसमें खीरे की खेती हो रही है, खूब अच्छी हो रही है, मुनाफे वाली हो रही है। तो जब एक समय देश में कृषि संकट है तो ये एक मॉडल है जिस पर नज़र डाली जा सकती है। इसमें सब्सिडी भी है, इनपुट भी तगड़ा है, निवेश भी तगड़ा है, लेकिन आउटपुट और भी अच्छा है। इन भाई साहब का ये खेत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी, तो आप फर्स्ट जनरेशन किसान हैं या पहले भी खेती हुई आपके परिवार में? खेती होती रही है लेकिन ये खेती नहीं हुई। ये खेती, आइए चलते हुए बात करते हैं, आपका पॉली हाउस भी देख लेते हैं। तो पहले क्या खेती होती थी राजेंद्र जी? पहले इसमें आलू लगता था, धान और गेहूं होती थी। जो रेगुलर खेती? हाँ जी, जो ओपन में होती थी। अच्छा, फिर ये पॉली हाउस का विचार कैसे आया? ये मेरा बेटा जैसे ही डिग्री करके आया। क्या डिग्री? उसने MBA किया था। हाँ, फिर? और वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, इंडिया छोड़ने की। हाँ, मैंने उसको पूछा भाई क्या चीज़ ऐसी है? उसने कहा कोई नई टेक्नोलॉजी का काम करूँगा जो इजराइल में है, पॉली हाउस। तो मैंने फिर सरकार से बात की। सरकार ने वहाँ बताया कि पॉली हाउस आप यहाँ भी लगा सकते हैं और उसमें 50% सब्सिडी सरकार देती है। अच्छा। उसके बाद हमने ये पॉली हाउस लगाए और इन पॉली हाउस में हमारी काफ़ी अच्छी इनकम हो रही है। लगभग 10 से 12 लाख रुपए एक पॉली हाउस, 1 एकड़ में हम लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं। 1 एकड़ का पॉली हाउस है? 1 एकड़ का पॉली हाउस है। ये पूरा ऊपर से बिल्कुल तंबू नुमा स्ट्रक्चर है, पूरा कवर्ड है। ये बाहर के मुकाबले अंदर टेम्परेचर कम है। और इस 1 एकड़ के इस पॉली हाउस को बनाने में कितने रुपए लगे? लगभग 42 लाख रुपए लगे, जिसमें 20 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट ने दिए, सब्सिडी दी। सब्सिडी दी। तो आपकी इफेक्टिव लागत हुई 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए। ये 22 लाख में ये तंबू, ये पिलर, ये ड्रिप टेक्नोलॉजी, सब कुछ? सब कुछ। और बीज हम लोग इजराइल से मंगाते हैं। अच्छा जी। और उस बीज को यहाँ लगाया जाता है। वो लगभग बीज हमारा 1 लाख रुपए का बीज पड़ता है।
एक सीजन का? एक सीजन का का। 3-4 महीने का सीजन रहता होगा। जी हाँ भाई साहब। 22 लाख का पॉली हाउस तैयार हुआ, 1 लाख रुपए का बीज आता है, तो मैंने मान लिया अभी कि 1 क्वार्टर में, या 1 क्वार्टर में नहीं, 1/3 में आपकी लागत 1 लाख रुपए हो गई। और क्या लागत में आता है? और 1 लाख लेबर? लगभग 1 लाख रुपए की लेबर लगती है 4 महीने के सीजन? 4 महीने के सीजन में। लेबर क्या क्या काम करती है यहाँ पे? लेबर किस तरह का? इसमें नड़ाई गुड़ाई कुछ करने नहीं होती। हाँ। इसमें केवल एक आदमी हमारा जो इसके पौधों को सीधा करता है। और आइए देखते हुए चलते हैं। सीधा करता है मतलब इस डोरी पे बांधता रहता है। ये बड़ा जरूरी काम है ताकि ये ऊपर चढ़ता रहे। ऊपर चढ़ता रहे, फिर ऊपर चढ़ के लौटता भी है, इतना भी बड़ा हो ऊपर जाता है। चढ़ के वापस लौटता है। और एक पेड़ पर लगभग 400 खीरे आ जाते हैं। एक बेल पे 400 खीरे? 400 खीरे लगभग। अभी क्या रेट चल रहा है खीरा? अभी आज का रेट 26 रुपए किलो है। और 1 टन माल लगभग 26,000 रुपए का हमारा खीरा आज गया है। मतलब रोज औसतन 1 टन खीरा जाता है? रोज औसतन 1 टन खीरा जाता है। और ये कितने दिन तक लगातार ऐसी सप्लाई होती है, पैदावार होती है? ये लगभग 2 महीने तक इसकी पैदावार होती है। रोज 1 टन लगभग 2 महीने तक? लगभग रोज। कभी ऐसा होता है कि मौसम ठीक नहीं है, उस दिन नहीं निकलता है, तो दूसरे दिन जाता है। मतलब आप 7,80,000 का खीरा 1 महीने में निकाल देते हैं। जी सर। 2 महीने खीरा निकलता है तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, मतलब 15,60,000 एक 4 महीने में निकला। लगभग 15 लाख रुपए का। 15 लाख। उसमें 1 लाख बीज का निकाल दिया, 1 लाख लेबर का निकाल दिया, 1 लाख रुपए और ट्रांसपोर्ट और दूसरी चीजों का निकाल दिया। तो मतलब 13 लाख की मोटा माटी बचत है। जी हाँ, 12 से 13 लाख रुपए हमें बच जाते मतलब तो एक सीजन में ही आपकी पॉली हाउस की लागत निकल आई? हैं। एक सीजन में, 1 साल में निकल आती है। अगर आप ये पूरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं या इस यात्रा से जुड़े रहना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर भेंट होगी। शुभ रात्रि, शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?